नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके थोड़े से इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसका संविधान में भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में संविधान में बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और विश्व में हमारी भाषा कहाँ पर है, कितनी समृद्ध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हुए थोड़ी सी सुझाव भी देंगे अपनी तरफ से। और बहुत सारे सुझाव तो हमारे संविधान में ही दिए गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी जी, जो देश के सबसे बड़े लीडर रहे हैं, उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में एक बार कहा था कि यदि मुझे तानाशाह बना दिया जाए, यदि मैं तानाशाह बन जाऊं, तो मैं हिंदी भाषा को प्रत्येक स्तर पर, चाहे विद्यालय हो, चाहे कार्यक्षेत्र हो जहाँ पे काम करते हैं, सभी स्तर पर हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दूंगा। यानी कि महात्मा गांधी जी का हिंदी भाषा को लेकर के कितना प्रेम था, उनके इस चीज़ में देखा जा सकता है। और 1918 में गांधी जी ने एक सम्मेलन में, हिंदी का सम्मेलन था, उसमें कहे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो तो हिंदी भाषा एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में समृद्ध हो, उसका विकास हो। और यदि आप स्वतंत्रता संग्राम पर नज़र डालें तो जितने भी नेता रहे हैं, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो सारे जो भी पत्राचार करते थे, पत्र व्यवहार करते थे, आपस में बातचीत करते थे, लेटर लिखते थे, अपने बातों को फैलाने का प्रयास करते थे एडिटोरियल के माध्यम से, संपादकीय लेख के माध्यम से या कॉलम के माध्यम से, वो हिंदी भाषा को ही उसमें प्रयोग करते थे। जैसे आप भगत सिंह को लें, चंद्रशेखर आज़ाद को लें, सुखदेव को लें, या महात्मा गांधी जी को लें, चंद्रशेखर आज़ाद को लें, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लें, ये सारे जो बड़े नेता थे, ये हिंदी भाषा में ही पत्र व्यवहार करते थे और उसी में ही आपस में बातचीत करते थे। और उस समय लगभग सभी जो नेता थे, जो भारतीय नेता थे, उनमें यह सहमति थी कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। और आपको पता होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उसका ये प्रस्ताव था कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए और जब भारत आज़ाद हो तो उसके लिए एक संविधान उसके पास हो। तो कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा का निर्माण हुआ और 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया। और 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। और सितंबर में ही, यानी कि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का भी दर्जा मिल गया, उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और जब 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद हुआ तो ये निर्णय किया गया था कि जब 15 साल हो जाएंगे, यानी कि हमारे आज़ादी के, या कहें कि हमारे संविधान जब से लागू हुआ है तब से जब 15 साल हो जाएंगे तो उसके बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा जाएगा। इसके अलावा उसमें ये बात कही गई है, जैसे आप आर्टिकल 343 देखें, 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया है कि जो संघ की भाषा होगी, राजभाषा होगी, वो हिंदी होगी और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में होगी। और 343 में ही कहा गया है कि 15 साल के बाद इंग्लिश भाषा को, यह निर्णय लिया जाएगा कि इंग्लिश भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए या ना स्वीकार किया जाए, उसको निर्बंधित किया जाए या रखे रहा जाए, उसका निर्णय अगले 15 साल के बाद होगा। 14 सितंबर 1953 से ही हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा, ताकि हमारे हिंदी भाषा को और ज़्यादा प्रमोट मिल सके, उसको और ज़्यादा समृद्धता और ज़्यादा सम्मान मिल सके। तो 1953 से, 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। और जब 15 साल होने वाले थे 1965 को, तो उसके पहले से ही जो भारत के कुछ स्टेट हैं, जैसे आंध्र प्रदेश या
बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के जो स्टेट थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि अब चूँकि 15 साल कंप्लीट होने वाले थे तो विरोध करना शुरू कर दिया कि अब हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में ना स्वीकार किया जाए, इंग्लिश को भी उसमें रखा जाए। तो बहुत संवेदनशील मामला था, भाषा का मामला बहुत संवेदनशील मामला था। आपको पता होगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य गठित हुआ वो भी दक्षिण भारत से ही, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, वो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी डिमांड हो रही थी कि भाषा के आधार पर हमारे राज्य का बंटवारा किया जाए, तो एक संवेदनशील मामला था। तो इन सब को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निर्णय लिया कि इसका कुछ तलाश किया जाए रास्ते का कि कैसे इस मसले को सुलझाया जाए। तो उन्होंने राजभाषा अधिनियम 1963 में 1963 में राजभाषा अधिनियम लेकर आए और सभी स्टेट को जो विरोध कर रहे थे उनको आश्वासन दिए कि हिंदी को जब भी एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तो आपसे सहमति ली जाएगी, आपके बिना सहमति के उसको एकमात्र राजभाषा के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा, या फिर आपकी बिना अनुमति के हिंदी को जो राजभाषा की कैटेगरी में रखा गया है उसको नहीं हटाया जाएगा, नहीं निर्बंधित किया जाएगा। तो 1963 में राजभाषा अधिनियम आया, उनको आश्वासन मिल गया और 1967 में ही उसमें संशोधन हुए, कुछ और प्रावधान जोड़े गए। तो अनुच्छेद 343 में ये बातें थी और इसको प्रमोट करने के लिए संविधान में ही बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे कि अनुच्छेद 344 देखें, 344, उसमें कहा गया है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से जब इन्फोर्स हो जाएगा भारत में, तो उसके 5 साल के बाद और उसके प्रति 10 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद 7 जून 1955 को एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। खेर साहब थे उनकी अध्यक्षता में, और उसके बाद हर 10 साल के बाद राजभाषा आयोग का गठन करना उसमें लिखा हुआ था संविधान में ही, ताकि हिंदी भाषा को कैसे और प्रमोट किया जाए या अंग्रेजी भाषा को निर्बंधित किया जाए, इसके बारे में वो आयोग विचार विमर्श करेगी। और अनुच्छेद 343 के क्लॉज 4 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति एक समिति का गठन करेगा और समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के प्रतिनिधि होंगे। लोकसभा के 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, और उनका चुनाव जैसे होगा वो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से उनका भी चुनाव होगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा कि प्रत्येक स्टेट से कितने सांसद लोकसभा या राज्यसभा में आए हैं, उसी रेशियो में 20 लोगों को लोकसभा से और 10 लोगों को राज्यसभा से लिया जाएगा, ताकि स्टेट वाइज भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार से समिति की गठन करने की बात कही गई थी और राष्ट्रपति उस समिति का गठन करेगा। और समिति का यही काम था कि जो आयोग 343 के अधीन जो आयोग गठित होगा वो जो रिकमेंडेशंस देंगी उनको वही समिति उसको चेक करेगी, उस पर विचार विमर्श करेगी, उसके बाद उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो राष्ट्रपति के पास भेजेगी। फिर राष्ट्रपति उस पर विचार करेंगे कि इसको माना जाए या ना माना जाए, या किस प्रावधान को, किस रिकमेंडेशन को मान्यता दी जाए या किसको नहीं दी जाए, ये बात कही गई थी। और अनुच्छेद 345 में अगर आए तो अनुच्छेद 345 वो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य हैं, प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लिए एक राजभाषा बना सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अपने यहाँ हिंदी और उर्दू को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। जैसे महाराष्ट्र है वहाँ पर मराठी है, गुजरात में गुजराती है। इसी तरीके से प्रत्येक स्टेट के जो विधानमंडल हैं वो विधि द्वारा बाकायदे कानून लेकर आएंगे और कानून के हिसाब से वो संशोधन करके या कुछ भी प्रावधान करके वो किसी भाषा को अपने स्टेट की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। ये 345 में कहा गया है। अनुच्छेद 346 में आए तो उसमें पत्राचार के बारे में बताया गया है कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब बातचीत होगी, पत्राचार होगा, पत्र व्यवहार होगा या करेस्पॉन्डेंस होगा, तो वो किस भाषा में होगा, या
स्टेट से सेंटर के बीच में यदि बातचीत हो रही है तो वो किस भाषा में होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 346 में बात कही गई है। और इसमें इसके लिए एक अधिनियम भी आया था, राजभाषा अधिनियम 1976। वही 1963 का राजभाषा अधिनियम 1963, उसमें संशोधन हुआ 1967 में। फिर उसी में ही संशोधन होकर 1976 में एक नया प्रारूप आया। उसमें ये बात कही गई कि पत्राचार के बारे में किस तरीके से लोग पत्र व्यवहार करेंगे, उसके लिए 3 श्रेणियाँ बनाई गई। 3 श्रेणियाँ बनाई गई, जिसमें से एक श्रेणी था कि उस श्रेणी में जो भी राज्य होंगे वो अपने पत्राचार हिंदी माध्यम में कर सकते हैं, हिंदी भाषा में कर सकते हैं। इसमें इस समय देखा जाए तो करीब 7 स्टेट हैं जो हिंदी में अपनी पत्राचार कर सकते हैं। उसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है वो भी है, राजस्थान है, और हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। ये स्टेट जब आपस में बातचीत करेंगे तो ये हिंदी भाषा में ही बातचीत कर सकते हैं। और दूसरी श्रेणी बनाई गई ऐसे राज्यों की जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात कर सकते हैं। उनमें भी 4-5 स्टेट हैं, जैसे पंजाब हो गया, या पंजाब की जो कैपिटल है जो कि यूनियन टेरिटरी भी है, चंडीगढ़, वो हो गया। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार जो आइलैंड हैं उसके बीच में जब पत्र व्यवहार होगा तो वो हिंदी में और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कर सकते हैं। और तीसरी श्रेणी बनाई गई ऐसे स्टेट की जो अपने पत्र व्यवहार को अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं। इसमें सारे स्टेट आ जाएंगे, लगभग नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट और दक्षिण भारत के सारे स्टेट आ जाएंगे जो अपने पत्र व्यवहार को इंग्लिश भाषा में कर सकते हैं। तो ये 346 में पूरे पत्राचार के बारे में बताया गया है। और ख़ास करके जो 1976 का राजभाषा अधिनियम आया था उसमें इस बारे में प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 347 में आए तो अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि जैसे हमारा जो भारत है वो बहुत ही बहुसांस्कृतिक, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। आप किसी भी स्टेट में जाएं तो अलग अलग परिधान है, रंग रूप है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, यानी कि देयर आर सो मैनी कल्चर्स इन इंडिया। तो उसमें किसी भी स्टेट में ऐसा संभव है कि बहुत सारी भाषाएं हो सकती हैं। तो 347 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति यदि चाहें तो किसी स्थान विशेष के लिए जो उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है उसको एक स्थानीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध कर सकती हैं, ताकि उस राज्य में जब कोई आधिकारिक काम हो तो वो उस भाषा में भी किए जा सकें या उसको एक कानूनी रूप मिल सके, ताकि उसका भी संवर्धन हो सके। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो अवधी भाषा है, वो कुछ क्षेत्रों में संकेंद्रित है, जैसे कि फैज़ाबाद जो कि अयोध्या हो गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, ये सारे में लगभग अवधी बोली जाती है। इसके अलावा बज्र भाषा बोली जाती है जो कि एटा, इटावा, मथुरा, आगरा, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये एक प्रकार से स्थानीय भाषा है। तो राष्ट्रपति चाहें तो अनुच्छेद 347 के तहत इस जो क्षेत्रीय भाषा है उसको प्रादेशिक भाषा के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं। और इसके बाद यदि अनुच्छेद 348 में आए तो अनुच्छेद 348 में बात कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट होंगे या जो हाई कोर्ट होंगे, संसद होंगी, विधानमंडल होंगे, वो जो अपने नियम लाएंगे, कानून लाएंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, या जो अपने डिसीजंस देंगे वो इंग्लिश भाषा में होगा। उसमें ख़ास तौर से इंग्लिश भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है कि इंग्लिश भाषा में होगा। और संसद चाहें तो इसमें संशोधन करके वो ऐसा प्रावधान कर सकती हैं कि ये सारे हमें हिंदी भाषा में भी मिल जाएं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब संसद में कोई बिल पास होता है तो जहाँ तक मुझे जानकारी है एक वेबसाइट है PRS वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी बिल हैं संसद के वो कौन से अभी पारित नहीं हुए हैं, कौन से पारित हो चुके हैं, या कौन से बिल आने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की सूची वहाँ पे दी रहती है। और उस पर किसी बिल पे आप देखेंगे तो वो इंग्लिश भाषा में ही लिखा रहता है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है जो संसद से बिल पास होते हैं, जो एक्ट बनते हैं, वो
इंग्लिश भाषा में ही रहते हैं, यदि आपको जानकारी हो कि ये हिंदी भाषा में भी होते हैं, या यदि कोई ऐसी वेबसाइट हो या कोई ऐसा आधिकारिक स्थान हो जहाँ से ऐसी जानकारी मिल जाए कि हिंदी भाषा में सारे एक्ट्स मिल जाएँ, तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो 349 में जो है भाषा संबंधी बात कही गई है कि संसद हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान कर सकती हैं, क्या क्या उनकी प्रक्रियाएं होंगी, उनके बारे में वो 349 में बातें कही गई हैं। और इसके अलावा जब 350 में आएंगे, अनुच्छेद 350, तो उसमें 2 क्लॉज हैं, क और ख। 350 के क में कहा गया है कि जो हिंदी भाषा, जो मातृभाषा होती है, प्राथमिक शिक्षा हमारी मातृभाषा में ही होगी। और ऐसा बहुत सारे शिक्षाविदों ने, बहुत सारे जो सोशल वर्कर हैं या जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, या जो महान चिंतक हैं, वो उनका भी मानना है, और ऐसा शोध भी आया है कि जो हमारी जो शुरुआती शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, वो मातृभाषा में होना चाहिए। तो इसी को ख्याल में रखते हुए शायद वो अनुच्छेद 350 के क सेक्शन में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी प्राथमिक शिक्षा होगी वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। और 350 ख में यदि देखें तो उसमें कहा गया है जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, उनके भाषा का कैसे प्रमोट किया जाए, या उनके लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया जाए, इसके बारे में अनुच्छेद 350 ख में बात कही गई है। और यदि आप मूल अधिकार में जाएं, जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें एक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। उसमें आप देखेंगे तो अनुच्छेद 29 और 30 में ये बात कही गई है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक के 2-3 क्राइटेरिया हैं। एक तो वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक होना चाहिए, या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक होना चाहिए, या फिर भाषाई रूप से भी अल्पसंख्यक हो सकता है। तो यदि कोई कैटेगरी है जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक श्रेणी में आती हैं, तो वो अपने भाषा को प्रमोट करने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक स्कूल या कॉलेज की स्थापना कर सकती हैं। ये हमारे मूल अधिकार में दिया गया है। और इसी से ही रिलेटेड 350 ख में भी बात कही गई है कि राष्ट्रपति एक भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करेगा, ताकि उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा हो सके। अब इसके थोड़े से इतिहास पे फिर से नज़र डालें तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से इन्फोर्स हो गया, और 343 अनुच्छेद 343 में ही कहा गया था कि 15 साल के बाद हिंदी को निर्बंधित किया जा हिंदी को रखा जा सकता है और इंग्लिश को हटाया जा सकता है। वो 1965 में किया जाएगा, 1965 की बात किया जाएगा। तो 1963 में, फिर 67 में, फिर 76 में क्रम से ये सारे हुए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रयास किया कि एक ऐसी संकल्पना का विकास किया जाए जिससे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, यानी कि किसी भी भाषा को वंचितता का भाव ना आए, सभी को लगे कि हम इंक्लूड हैं, यानी कि हमारा प्रतिनिधित्व हमारे देश की भाषा के रूप में है। तो एक संकल्पना विकसित हुई 60 के दशक में, जिसको कहते हैं त्रिभाषा संकल्पना। त्रिभाषा संकल्पना में ये बात कही गई थी कि प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक नागरिक को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। पहली भाषा जो उसकी मातृभाषा है, जैसे कि तमिलनाडु का यदि विद्यार्थी है तो उसको तमिल आनी चाहिए, आंध्र प्रदेश का है तो उसको तेलुगु आनी चाहिए, ऐसे उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है तो उसको हिंदी आनी चाहिए। तो उसको एक मातृभाषा आनी चाहिए। त्रिभाषा में पहली शर्त थी कि उसको मातृभाषा है पहली। दूसरी, उसको कोई एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी परिचय होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के दौर में आज सभी देश लगभग एक दूसरे के समीप आ चुके हैं, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी नज़दीक आ चुके हैं। तो ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का यदि हमें ज्ञान रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, हमारे जो शासन प्रशासन है उसके लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो
वैश्विक लीडरशिप है उसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का यदि ज्ञान रहे तो अच्छा होता है। क्योंकि 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, मंत्रीगण जाते हैं, अधिकारीगण जाते हैं, तो वो अपने जब भाषण देते हैं तो हालांकि प्रधानमंत्री जी ने तो हिंदी में ही भाषण देते हैं वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बातचीत होते हैं, करार होते हैं, समझौते होते हैं जिसमें अधिकारीगण आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी ज्ञान हो। तो इसमें ख़ासतौर से इंग्लिश भाषा के बारे में कहा गया है। और तीसरी भाषा में दो क्राइटेरिया हैं। एक तो जो दक्षिण भारत की जो स्टेट हैं उनको चाहिए कि वो हिंदी भाषा से परिचित हों, उनको हिंदी भाषा आए। और दूसरा क्राइटेरिया ये कि जो उत्तर भारत के विद्यार्थी हैं या जो उत्तर भारत के नागरिक हैं उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो त्रिभाषा संकल्पना यही थी कि 3 भाषाओं के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। पहली मातृभाषा, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और तीसरी दक्षिण भारतीय हैं तो उनके लिए हिंदी भाषा, और उत्तर भारतीय हैं तो उनके लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा। आप जानते होंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और 22 भाषाएं जो हैं वो हमारे देश के लगभग सभी स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके मणिपुर तक सभी का इसमें प्रतिनिधित्व संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें मिल जाता है। जैसे कि आप देखें जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर वाला हिस्सा है पूरा, उसमें कश्मीरी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, तो वो हमारे 8वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके अलावा पंजाबी है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संथाली, मैथिली, नेपाली, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, बोडो, डोंगरो, ये इस तरीके से 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे 8वीं अनुसूची में पूरा वर्णित किया गया। तो इससे हमारे संविधान की खूबसूरती का पता लगता है कि सभी भाषाओं को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी भाषाओं का इसमें ख्याल रखा गया है, ताकि हमारी जो एकता, जो अखंडता, जो अखंड भारत की संकल्पना है, जो एकता की संकल्पना है, इंटीग्रिटी की जो फिलॉसफी है, उसको इसमें देखा जा सके। और संविधान की अनुच्छेद 351 में ही ये बात कही गई कि राज्य यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह प्रावधान करेगी कि हिंदी भाषा को या जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो जितनी भाषाएं हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको कैसे समृद्ध किया जाए, उनका कैसे विकास किया जाए। इसके लिए वो नियम, अधिनियम इत्यादि काम करेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि एक विश्व हिंदी दिवस का प्रावधान किया गया कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाने का यही विचार था कि हमारे जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार पूरे विश्व में हो। और आपको पता होगा कि करीब करीब 150 देशों से ज़्यादा देशों में भारतीय लोग रहते हैं, और करीब करीब 2 करोड़ भारतीय 150 से ऊपर देशों में रहते हैं। और जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय मूल के जो विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और भी जगह रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो वो बहुत ही समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध हैं। और पिछले दिनों ब्रिटेन में चुनाव हुआ था, या अभी 2020 में ही अमेरिका में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति जी का, तो उसमें भी इंडियन डायस्पोरा जो है उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो पॉलिटिक्स के रूप में भी बहुत ही अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सम्मान का और गौरव की बात है ही, साथ में हिंदी भाषा के प्रचार का एक माध्यम भी बनते हैं। जैसे कि हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा तो दिया ही गया है, इसके अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जहाँ पे हिंदी की बहुत ही ज़्यादा समृद्धता है। उसमें से जैसे एक छोटा सा देश है फिजी, वहाँ पे हिंदी को एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि
दक्षिण अमेरिका का जो अटलांटिक वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ देश हैं छोटे छोटे, टोबैगो है, ट्रिनिडाड, या दक्षिण अमेरिका में ही सूरीनाम है, गुयाना, यहाँ सब हिंदी भाषा को क्षेत्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है। तो इससे पता लगता है कि हिंदी की समृद्धता जो है पूरे विश्व में, ये छोटे छोटे देश के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो करीब करीब 100 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं, किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और हमारा भारत का सबसे अच्छा मित्र राष्ट्र के रूप में एक रूस, जो कि हमेशा से भारत का सहयोग देता रहा है, उसकी राजधानी जो है मॉस्को, वो हिंदी भाषा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी भाषा का बीए, एमए और पीएचडी स्तर पर पढ़ाई होती है। और इसके अलावा दुनिया के 40 देशों के 600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में भी, विदेशी स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। तो इससे हिंदी का क्या गौरव है, इस बात से देखा जा सकता है। और यदि यूएनओ की बात करें, यूएनओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1914 से 18 के बीच में। फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में चला था। फिर वैश्विक शांति के लिए यह प्रयास किया गया कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाए, जिसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व हो, ताकि कोई भी विवाद हो, लड़ाई झगड़ा का मामला हो, या संधि, मैत्री इत्यादि करार, समझौते किए जाएँ, तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। उसमें 6 भाषाएं, इस समय आधिकारिक रूप में 6 भाषाओं को स्वीकार किया गया है, जिसमें से एशिया में देखें तो चीनी भाषा है यूएनओ की आधिकारिक भाषा। इसके अलावा रूसी भाषा है, अरबियन भाषा है, अरबी भाषा। इसके अलावा स्पेनिश भाषा है, फ्रेंच और इंग्लिश। ये 6 भाषाएं हैं, यानी कि चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश। ये 6 भाषाएं आधिकारिक रूप से यूएनओ में हैं, उनको स्वीकार किया गया है। और 7वीं भाषा के रूप में हिंदी को भी स्वीकार करने की बात कही गई है। हालांकि इसमें यूपीए की गवर्नमेंट से ही प्रयास किए जा रहे हैं कि हिंदी भाषा को यूएनओ में भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। और हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री जी हैं, रही थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी हिंदी भाषा को यूएनओ में उठाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि इसका जो भी खर्च आएगा, यूएनओ में हिंदी भाषा को लेकर के जो भी खर्च आएगा, क्योंकि ट्रांसलेटर रखने होते हैं, फिर अनुवादक रखने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त खर्चा पड़ता है। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि यदि अतिरिक्त खर्चा आएगा तो उसको भारत वहन करेगा। हालांकि इसमें कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनको थोड़ी सी हिचक होती है कि हम हिंदी भाषा को भी, 7वीं भाषा को भी दर्जा देंगे आधिकारिक भाषा का, तो हमारे ऊपर अतिरिक्त खर्चा आएगा। हालांकि भारत ने आश्वासन दिया था कि ऐसा अतिरिक्त खर्चा नहीं आएगा, हम उसका इंतजाम करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र में बात चल रही है, यदि हो जाए तो अच्छी बात है। और एक ऐसी भी सूचना मिली है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से साप्ताहिक रूप में हिंदी भाषा में भी कुछ बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। और ये भी पहल पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का ही था, जो कि बहुत ही अच्छा कदम था। और आगे भी प्रयास करते रहना चाहिए कि यूएनओ में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में लिया जाए। लेकिन चूँकि इसके आगे चुनौतियाँ भी हैं, चुनौती हमारे देश के स्तर पे ही है। हमारे देश में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने में थोड़ी सी हिचक होती है दक्षिण भारतीय राज्यों को, और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको। 2019 में हिंदी दिवस के अवसर पे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि यदि कोई भाषा यदि समाप्त हो जाती है, उस देश के लोगों द्वारा अपनाया नहीं जाता है या धीरे धीरे भुला दिया जाता है, तो उसकी संस्कृति समाप्त हो जाती है एक समय के बाद।
उन्होंने कुछ देशों के बारे में भी ज़िक्र किया था कि कुछ देशों ने अपनी भाषा को भुला दिया और धीरे धीरे उनकी संस्कृति ही लगभग लगभग समाप्ति के कगार पर आ गई। तो एक राष्ट्र एक भाषा यानी वन नेशन वन लैंग्वेज की संकल्पना पर सभी स्टेट को विचार करना चाहिए, ताकि जो एकता की भावना है, यूनिटी की भावना है, वो और ज़्यादा मजबूत हों। तो इसके लिए लेकिन इसमें और भी समस्याएं हैं। जैसे अगर हिंदी भाषा को स्वीकार किया जाता है तो दक्षिण भारतीय लोग को बोलने में समस्या है। तो इसके लिए एक उपाय किया जा सकता है कि हिंदी भाषा को प्राइमरी स्तर से ही पढ़ाने का शुरुआत किया जाए। अभी 1 साल से 2 साल से या आगे 5-6 सालों में यह प्रयास किया जाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें यह प्रावधान किया जाए कि दक्षिण भारत के जो स्टेट हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसके प्राइमरी स्तर पे हिंदी भाषा को पढ़ाया जाए। तो 10 साल 20 साल यानी 1-2 पीढ़ी के बाद ऐसा हो जाएगा कि उनके जो संस्कृति है उसमें हिंदी भाषा एक अभिन्न अंग के रूप में हो जाएगी और हिंदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो आगे के 20-30 साल बाद यह संभव है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सके। हिंदी भाषा के आगे बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही। एक तो यही कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। इसके लिए भी तर्क दिया जाता है कि हिंदी को बहुत सारे लोग बोलते हैं। जैसे आप 2011 की जनगणना देखें तो उसमें करीब करीब 43% ऑफ द इंडियन हिंदी भाषा बोलते हैं। उनकी पहली भाषा हिंदी है और अंग्रेजी भाषा बोलने वाली की संख्या बहुत कम है। 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पहली भाषा इंग्लिश है। यानी ऊँट के मुंह में ज़ीरा जैसा मामला है इंग्लिश के लिए। लेकिन फिर भी हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सभी जितने महानगर हैं, गाज़ियाबाद, दिल्ली, मुंबई और भी इसके अलावा जो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं। अब उस स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या क्वालिटी है, नो मैटर। यानी उनको प्रमोशन सिर्फ इसी बात से मिल जा रहा है कि हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और जो पेरेंट्स होते हैं, विद्यार्थी या आसपास का ऐसा माहौल होता है कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, अच्छी कल्चर मानी जाती है, फैशन माना जाता है। यदि एक व्यक्ति हिंदी भाषा में बहुत अच्छा बोल दें और दूसरा व्यक्ति इंग्लिश भाषा में उसका 1/10वां हिस्सा भी बोल दें, तो वो हिंदी भाषा के बोलने वाले से ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। तो ये थोड़ी साइकोलॉजिकल समस्या है, भारतीयों के अंदर समस्या है ये कि हिंदी भाषा का सम्मान करने की जो भावना है उसमें कुछ ना कुछ ह्रास कमी देखने को मिलती है। और इंग्लिश भाषा के प्रति हमारा झुकाव भी मिलता है। जैसे यूपीएससी की जो परीक्षाएं देते हैं उसमें भी 2014, 2013 में या 2011 में ऐसा आंदोलन हुआ था कि इंग्लिश भाषा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, हिंदी भाषा को तवज्जो नहीं दी जा रही है। या जो सीसेट के एग्ज़ाम हैं या जो प्रीलिमिनरी के एग्ज़ाम होते, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें कुछ इंग्लिश के पेपर इस तरीके से सेट किए जाते हैं या जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं उसका जो इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वो बहुत ही अटपटा टाइप का होता है। इससे हिंदी माध्यम वाले जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे उनको उस समय नुकसान हुआ, उन्होंने आंदोलन भी किया। तो इससे पता लगता है कि हिंदी भाषा की चुनौतियाँ एक अनुवाद स्तर पर भी हैं, स्वीकार्यता के स्तर पर भी है, समृद्धता के स्तर पर भी है, विकास के स्तर पर भी है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के स्तर पर भी है। और हिंदी भाषा देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक संवाद स्थापित करने के लिए एक भाषा का होना बहुत आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक चेन्नई की एक लड़की थी, वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करती हैं, गाज़ियाबाद में आई थी इंटर्नशिप के लिए, 1-2 हफ्ते की इंटर्नशिप के लिए आई थी, वो गाज़ियाबाद आई थी। उनसे मेरी बातचीत हुई। अब मुझको तमिल नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती,
तो इस संवाद स्थापित करने में परेशानी हो रही थी, तो उनको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, मुझको भी टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, तो उसी में ही बातचीत होता था। यानी जो भी हम हफ्ते 2 हफ्ते साथ में रहे, तो उसमें इंग्लिश भाषा ही हमारे कम्युनिकेशन का एक माध्यम था। तो इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन के लिए एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्थापित करें, ताकि तमिलनाडु से कोई बालिका या बालक उत्तर भारत में आए या उत्तर भारत से कोई दक्षिण भारत में जाए, तो कम से कम हिंदी को बोलने समझने वाले रहें, ताकि संवाद के लिए हम कोई दूसरी भाषा के ऊपर आश्रित ना हो। और दूसरी भाषा के ऊपर आश्रित होने से बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। बहुत सारे चिंतक या समाजशास्त्री या जो सामाजिक चिंतक हैं, वो ये मानते हैं कि हम 200 से ज़्यादा सालों तक अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे रहे, और उनके जाने के बाद भी हम इंग्लिश को इस तरीके से अपने चंगुल में फंसा लिए हैं कि उसको निकालने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि हिंदी भाषा को कैसे प्रमोट किया जाए, उसको संवाद की भाषा के रूप में कैसे स्थापित किया जाए, और अपने स्तर पे भी कैसे हम उसमें काम कर सकते हैं। अब रोज़गार में भी हिंदी भाषा की तवज्जो लगभग कम हो रही है, या कम महत्व दिया जाता है, इंग्लिश भाषा का महत्व ज़्यादा होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, आप नोएडा या गाज़ियाबाद के किसी कॉल सेंटर में जाएं, वहाँ पे आप कहें कि मुझे कॉल सेंटर में काम करना है, तो वो लैंग्वेज वाला भी आपसे इंटरव्यू लेंगे, फिर लैंग्वेज की बात चलेगी। यदि आप हिंदी भाषा में, यानी आपको अगर हिंदी भाषा आती है, हिंदी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, 12,000 की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, तो आपको शुरुआत में ही 15,000 से रख लेंगे, 18,000, 20,000 से रख लेंगे। तो रोज़गार के स्तर पे भी ये जो विभिन्नता है, जो अंतर है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको भी नोटिस करने की आवश्यकता है, और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम रोज़गार के स्तर पे कैसे हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाएं, तकनीकी स्तर पर कैसे और समृद्ध बनाएं, और अपने स्तर पर कैसे और समृद्ध बनाएं। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र आकाश सिंह जी, वो हिंदी भाषा में छोटे छोटे मुक्तक लिखे हैं, करीब 10 मुक्तक लिखे हैं, कविता टाइप के। तो इससे ये पता चलता है कि उनका हिंदी भाषा में रुचि है, हिंदी भाषा को बढ़ाना चाहते हैं, या कम से कम अपनी तरफ से कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से एक सुझाव मैं देना चाहूँगा हिंदी भाषा के लिए कि जो भी व्यक्ति कहीं घूमने जाते हैं, किसी दर्शनीय स्थल पे, धार्मिक स्थल पे या प्राकृतिक स्थल पे घूमने जाते हैं, तो वो एक यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब प्रतिदिन जो आपको अच्छे अनुभव मिले, परिवार से अनुभव मिले या समाज से जो अच्छे या बुरे अनुभव मिले, उसको आप डायरी लेखन के रूप में बढ़ा सकते हैं, तो आपकी डायरी लेखन भी सुधर सकती है। इसके अलावा आप कविता लेखन कर सकते हैं, कहानी लेखन कर सकते हैं, कुछ कल्पनाओं को लेकर के आप नए नए चीज़ों को रच बस सकते हैं। तो इससे हिंदी भाषा में सहजता भी आएगी और धीरे धीरे इसमें समृद्धता भी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा समृद्ध है, इतनी ज़्यादा समृद्ध कि जब 1789 में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उसके बाद भी रूस में जो अदालतें काम करती थी, जो कोर्ट्स काम करती थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज में काम करते थे, क्योंकि फ्रेंच बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, तकनीकी रूप से भी समृद्ध थी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो रूस में उसको उसके कोर्ट्स में आधिकारिक रूप में उसको स्वीकार किया गया था। तो इस तरीके से हम हिंदी भाषा को भी कैसे और समृद्ध बना सकते हैं, उसमें टेक्निकल वर्ड्स और कैसे ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, और अपने स्तर पे भी क्या क्या विकास कर सकते हैं। सरकारें भी इसमें काम करती हैं, कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, NGOs वगैरह भी इसमें काम करते हैं। एक नागरिक के तौर पर हमें भी इस बात पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, ताकि हिंदी को अच्छी एक्सेसिबिलिटी हो सारे भारत में, ताकि राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, UNO में भी आधिकारिक रूप से दर्जा मिले, और वैश्विक रूप से हमारी पहचान और अच्छे में, हमारी साहित्यिक रचनाएं और ज़्यादा समृद्ध हो पाएँ। इसके लिए निरंतर प्रयासरत होते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, भाषा का ध्यान रखें, हिंदी भाषा का सम्मान करें, और अपने देश का ख्याल रखें। धन्यवाद।